Hi everyone. In previous lecture, I told you about section 1 of Bharatiya Nyaya Sanhita in detail. Today we will start with section 2, which is definition section. This lecture is going to be lengthy because this section is having many subsections. ये जो आपका डेफिनेशन सेक्शन होता है, ये किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए मेजर रोल प्ले करता है. आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं किसी भी स्टेट्स के, तो आपको इस सेक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सेक्शन 2 का जो क्लॉज 4 है वो किस से डील करता है, उसमें कौन सी डेफिनेशन दी हुई है. आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे एक्ट, चाइल्ड, काउंटरफेट, कोर्ट. तो आपको आंसर मार्क करना है अगर आपको पता है कि हाँ सेक्शन 2 क्लॉज 4 तो काउंटरफेट से डील करता है. तो इस तरह से आपको अपना ये सेक्शन लर्न करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन. सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज 1 है वो बात करता है एक्ट की. व्हाट इज एक्ट? अब अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि जैसे एक पर्सन है एक्स, उसने वाई का मर्डर कर दिया, तो हम कहेंगे कि उसने एक्ट कर दिया, उसने ऑफेंस कर दिया, उसने मर्डर कर दिया. लेकिन ये जो आपका डेफिनेशन क्लॉज है ये क्या कहता है? एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट. मैं आपको ये चीज़ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन है, वो अपने स्टडी रूम में जाता है, वहाँ एक टेबल रखी है, उसके लॉकर में से वो गन उठाता है अपनी, उसको पॉकेट में डालता है. अब उसने एक्ट तो ये भी किया कि उसने गन उठाई, पॉकेट में डाल ली. अब उसकी इंटेंशन है कि वो वाई का मर्डर करेगा. उसकी क्या इंटेंशन है कि वो वाई का मर्डर करना चाहता है. फिर वो गाड़ी ड्राइव करके वाई के पास जाता है. फिर वो अपने पॉकेट से गन निकालता है, वाई को शूट कर देता है. अब उसने क्या कर दिया एक्स ने, उसके बाद जो है वाई जो है वहीं पे मर जाता है. तो जो एक्स ने क्या किया, क्या एक्ट किया? उसने मर्डर किया. लेकिन उसने पहले अपने स्टडी रूम में गया, ठीक है, वहाँ से उसने अपने लॉकर से गन निकाल ली, तो ये भी एक एक्ट था. ठीक है, फिर उसने जो है वो गन पॉकेट में डाल ली थी. फिर वो जब वाई के पास गया तो उसने अपनी पॉकेट से दोबारा फिर गन निकाली वाई को शूट करने के लिए. सो ये क्या है? ये सीरीज ऑफ एक्ट्स थे, लेकिन इसने क्या सिंगल एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया? दैट इज़ मर्डर. सो इसमें एक्ट का क्या मतलब है कि आपके सीरीज ऑफ एक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं. सेकंड जो आ जाता है हमारा सेकंड क्लॉज, दैट इज़ एनिमल. अब इसमें इन्होंने बताया है कि एनिमल मीन्स लिविंग क्रिएचर. लिविंग क्रिएचर मतलब जो भी जीवित है, अदर देन अ ह्यूमन बीइंग. अब जीवित तो ह्यूमन बीइंग भी है, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया कि जो मनुष्य है, जो एक पर्सन है, जो एक मानव है, वो जो है आपका इससे डिफरेंट है. ठीक है, उसके अलावा जो सजीव चीज़ें हैं वो आपकी किस डेफिनेशन में आएंगी? एनिमल. एक्सक्लूड किया गया ह्यूमन बीइंग. ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग डज नॉट कम इन एनिमल्स डेफिनेशन. ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. उसके बाद आ जाता है हमारा सबसेक्शन 3. अब सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है? चाइल्ड की डेफिनेशन. चाइल्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड? इसमें इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो सो यहाँ पर जो है आपकी स्पेसिफिक एज दे दी है कि 18 साल से कम का जो व्यक्ति होगा वो किसकी डेफिनेशन में आएगा? चाइल्ड की डेफिनेशन में. उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 4, दैट डील्स विद डेफिनेशन ऑफ काउंटरफेट. काउंटरफेट अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे तो एक नकल की सेंस में आप इसको ले सकते हो. इसमें क्या है आपका? A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing. एक व्यक्ति है, इसमें दो इंटेंशन आपकी दो मेंजरिया आपका दिया हुआ है. मेंजरिया क्या होता है? गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड. क्लियर? सो मेंजरिया यहाँ पे है एक आपका इंटेंशन.
या तो इंटेंशन हो या फिर उसे नॉलेज हो क्या करने की, डिसेप्शन करने की, डिसीव करने की। क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन जो है ऐसे माना जाएगा कि वो काउंटरफेट कर रहा है अगर वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह दिखा रहा है, ठीक है, या और उसको पता है कि जिस पर्सन को वो ऐसा शो कर रहा है वो इस चीज़ से धोखे में आ जाएगा, वो समझेगा कि ये वही चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ क्या होगी, अलग होगी। या फिर उसको नॉलेज हो कि हाँ अगर मैंने ऐसा किया तो भी वो क्या है कि वो पर्सन धोखे में आ जाएगा, वो उस चीज़ को कुछ और समझ लेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है वेदर इट इज़ इसेंशियल दैट देयर शुड बी एग्जैक्ट इमिटेशन। क्या जो वो नकल की है, क्या वो जो रिजेम्बलेंस उसने दिखाई है, क्या वो जो है उसकी बिल्कुल रेप्लिका होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्ट होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत ही रिजेंबल करती हो काम चल जाएगा। सो इसका आंसर जो है हमें एक्सप्लेनेशन 1 में मिलता है। इसमें कहा गया है कि इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफेटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। क्या मीनिंग हुआ इसका कि जो इमिटेशन है वो एग्जैक्ट होने की ज़रूरी नहीं है। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें प्रिजम्पशन कौन सी है। जो आप एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन पढ़ते हो अब जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो उसमें जो है प्रिजम्पशन यहाँ पर 3 तरह की होती है हमारी प्रिजम्पशन, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सो इनमें से ये कौन सी अराइज होगी, ये हमारा आंसर करती है एक्सप्लेनेशन 2। When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें shall presume है, यानी कि कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेगी जब तक कि वो कोई एविडेंस दिखा के उसको कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं करते। That the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। क्या मतलब हुआ कि वो पर्सन के अगेंस्ट जो है प्रिजम्पशन हो जाएगी जो जिसने काउंटरफेट किया है, जिसने उस चीज़ की रिजेम्बलेंस दूसरी चीज़ की तरह दिखाई है, जिसने वो डिसेप्शन कोज किया है। क्या प्रिजम्पशन होगी, आइदर उसकी इंटेंशन थी और उसकी नॉलेज थी कि ये डिसेप्शन जो है हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सेक्शन 2 का क्लोज 5। अब ये क्या बात करता है हमारी कोर्ट की। और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी इसमें, जब भी आप कोई डेफिनेशन सेक्शन करते हैं आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अल्फ़ाबेटिकली आती है वो जो सीरीज आती है ना, जैसे सब क्लोज 1 में क्या है, सब क्लोज 2 में क्या है, तो वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होती है। पहले ए से रिलेटेड आएंगे, फिर बी से रिलेटेड अगर कोई है डेफिनेशन, फिर सी, फिर डी, फिर ई। सो अगर आपको ऐसा मतलब कन्फ्यूजन हो जाए तो आप उस चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं अपना रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का माइंड अप्लाई करके। कैसे कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, ये लेटर तो हो सकता है कि ये पहले ही हो। जैसे अगर ए से रिलेटेड कोई आपकी डेफिनेशन आ रही है तो आप समझ जाओगे कि ये तो पहले वाले सेक्शंस में मिलेंगे। अगर उन्होंने दे दिया कि सेक्शन 2 का क्लोज 15 क्या एक्ट से डील करता है या 2 का क्लोज 1 करता है, तो आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा कि भाई सेक्शन 2 का क्लोज 1 एक्ट से डील कर सकता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली लेटर पहले आता है। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सो लेट्स प्रोसीड। कोर्ट, कोर्ट का क्या मतलब हुआ? कोर्ट का मीनिंग है आपका या तो जज, जज कौन होता है, जो आप भी बनने वाले हो आगे जाके, या हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली,
जिसको लॉ ने एम्पावर किया है, हर व्यक्ति तो जज नहीं बन सकता ना, लॉ जिसको एम्पावर करता है, ठीक है, लॉ जिसको एम्पावर करेगा वही जो है आपका जज कहलाएगा, कि वो जुडिशियली जो है न्याय कर सकता है, वो अपने डिसीजन दे सकता है। या फिर बॉडी ऑफ जजेस, जैसे 3 जज बेंच, 4 जज बेंच, 5 जज बेंच, ये आपके क्या आ जाते हैं, बॉडी ऑफ जजेस। विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी, बॉडी की तरह जो है उन्हें जो है एक्ट करना होता है, लॉ ने उनको एम्पावर किया है, ठीक है। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली, कोर्ट कब माना जाएगा, जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, तब उनको क्या कंसीडर किया जाएगा, कोर्ट। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 6, दैट इज डेथ। अब डेथ किसकी, डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। डेथ का क्या मतलब हुआ, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि अगर एनिमल की डेथ होती है तो वो BNS के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में फॉल नहीं करेगी। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक पर्सन जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस अगर पढ़ो आप, जैसे हमारा जो सेक्शन 102 है वो ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस से डील करता है। इसका क्या मतलब होता है कि भाई हम किसी एक की डेथ कोज करना चाहते थे लेकिन दूसरे की डेथ कोज हो गई, ठीक है, उसके केस में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस अप्लाई हो जाता है। एक पर्सन है X, वो Y को मारना चाहता था लेकिन उससे मिस्टेक से उसको नहीं पता था कि वो Z है और वो उसको शूट कर देता है तो Z मर जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि वो स्टिल ही विल बी हेल्ड फॉर लाइबल फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर, वो लाइबल होगा। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस जो है वो एनिमल के केस में अप्लाई नहीं होगा कि एक पर्सन है X, वो Y को मारना चाहता था लेकिन गलती से उसे नहीं पता चला कि ये इंसान है या जानवर है, उसने जानवर को मार दिया। सो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस अप्लाई नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, आपसे ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डेथ जो है आपकी, यहाँ पर डेथ का मतलब है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 7। ये बात करता है डिसऑनेस्टली की। डिसऑनेस्टली अगर हम सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो ट्रांसलेशन क्या होती है डिसऑनेस्टली की, बेईमानी, ठीक है। यहाँ पर डिसऑनेस्टली का मतलब है डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना विद द इंटेंशन, यहाँ पर मेंजरिया क्या है आपका, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। क्या इंटेंशन है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करना और दूसरे पर्सन का उसकी वजह से रॉन्गफुल लॉस होना। अब अगर हम देखें रॉन्गफुल गेन, स्पेसिफिकली आपको डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 के क्लॉज 36 में, रॉन्गफुल लॉस सेक्शन 2 के क्लॉज 37 में। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अभी इसका सिंपल मीनिंग क्या है। रॉन्गफुल गेन का ये मतलब होता है कि जिस पर्सन को कोई चीज़ नहीं मिलनी थी, कोई बेनिफिट नहीं मिलना था, जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, उसको वो चीज़ मिल गई, उसको वो टाइटल मिल गया। वो हो गया कि उसे वो चीज़ नहीं मिलनी थी यानी उसने वो मिल गई, तो वो क्या केस होता है, रॉन्गफुल गेन का। अब आ जाता है कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है कि जो पर्सन उसके लिए लीगली एंटाइटल्ड था उसको वो चीज़ नहीं मिली, क्या हो गया, उसको रॉन्गफुल लॉस हो गया, ठीक है। इसमें आपको मेंजरिया ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें नॉलेज नहीं है, इसमें इंटेंशन है उसकी, ठीक है। यहाँ पर कोई नॉलेज कहीं मेंशन नहीं है। सो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मेंजरिया क्या दिया हुआ है इस क्लॉज में, दैट इज इंटेंशन ओनली। नाउ सेक्शन 2 का क्लॉज 8।
ये बात करता है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ? अगर हम देखें, कोई भी चीज़ है लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट है, या सिंपल कोई लेटर्स कोई फिगर बना रखी है किसी स्टोन पे, वो क्या है? आपकी डॉक्यूमेंट है। कोई कैरिकेचर बना रखा है, वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट है। कोई मैप ड्रॉ कर रखा है, वो क्या है? आपका डॉक्यूमेंट है, अकॉर्डिंग टू BNS डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, या तो वो एक्सप्रेस किया हुआ है या डिस्क्राइब्ड किया हुआ है अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, वो एक पेपर भी हो सकता है, वो एक वॉल भी हो सकती है, वो आपका एक स्टोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। किसके थ्रू? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, या तो लेटर्स के थ्रू, फिगर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि फिगर, स्टोन पे कोई फिगर बनी हुई है, और मार्क्स, या फिर इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा मीन्स के थ्रू। एंड इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये। क्या इंक्लूड करती है? इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो हमारा डिजिटल रिकॉर्ड है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या तो इंटेंशन है कि ये आगे जाके यूज हो सकता है, और विच में बी यूज्ड, या फिर वो यूज हो सकता है, मतलब मे बी और मे नॉट। एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, कि अगर किसी चीज़ में उसका एविडेंस देने की नीड है तो वो एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एविडेंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि वो जो आपका डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग में ही एविडेंस के रूप में यूज हो? ये चीज़ क्लियर करती है हमारी एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? इट इज़ इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड। किस मीन्स से किया है, किस सब्सटेंस से किया है, कोई मतलब नहीं है, इमैटेरियल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पत्थर पे भी कोई फिगर है, वो भी डॉक्यूमेंट है। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन ए कोर्ट और नॉट, चाहे वो कोर्ट में यूज हो सकती है, नहीं हो सकती है, डजेंट मैटर, बस एक डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी क्या है? आपका एक डॉक्यूमेंट है। अब अगर कहीं पे आपने उसको शो करने की नीड होती है कि आपसे मांगा जाए कि भाई हाँ जी मैरिज सर्टिफिकेट देना, अब वो कोई कोर्ट नहीं बैठा, कोर्ट तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो क्या है? एक एविडेंस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो कि हाँ जी ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। उससे क्या साबित होगा, क्या प्रूव होगा कि आपकी मैरिज हो चुकी है। ठीक है, इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं। अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ए डॉक्यूमेंट। कोई भी राइटिंग है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ जी मैंने आपको जो है, मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको गाड़ी बेचनी है, ठीक है, आप गाड़ी ले लेना। उन्होंने वो उस पर लिख दिया, एक डॉक्यूमेंट पे, एक पेज पे लिख दिया। अब वो क्या बन गया? वो डॉक्यूमेंट बन गया। ए चेक अपॉन अ बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। चेक क्या है? डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान जो कि एविडेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस, वो भी आपकी क्या है? डॉक्यूमेंट है। जब आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, कई बार एज इट इज़ इलस्ट्रेशन आपके पेपर में मिलती है। पूछ लेंगे आपसे
विच इज़ नॉट डॉक्यूमेंट अमंग दीज। ऑप्शन दे देंगे, आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। सो आपको इलस्ट्रेशंस में से ही मिल जाए, क्या पता कि पावर ऑफ अटर्नी, सेकंड आ जाए मैप, थर्ड आ जाए राइटिंग अंडर डायरेक्शंस, फोर्थ आ जाए नन ऑफ द अबव। सो उसमें क्या आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट। ये तो सारी क्या है, डॉक्यूमेंट हैं। सो इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत होती है। कुछ इलस्ट्रेशंस आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, रिपीट होती हैं, सो उन पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है। एक बार गो थ्रू जरूर होना है हर एक इलस्ट्रेशन से। चलो लेट्स प्रोसीड। सेक्शन 2 का क्लोज 9 क्या बात करता है, फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली हमें मीनिंग से ही पता चल रहा है, हमें पढ़ के ही पता लग रहा है कि भाई फ्रॉड है इसमें। अब फ्रॉड क्या होता है, जहाँ पर इंटेंशन होती है धोखा करने की, ठीक है। सो इसकी क्या डेफिनेशन है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, यानी उसकी इंटेंशन है कि इससे उसको डिसीव मिलेगा, उसको धोखा हो जाएगा, बट नॉट अदरवाइज। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ो, एक वर्ड, एक सेक्शन है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पर उसकी इंटेंशन मिसिंग होती है, उसको ये नहीं पता होता कि इससे अगले बंदे को डिसीव हो जाएगा, मतलब वो खुद ही उसके नॉलेज में नहीं होती वो चीज़, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, उसकी इंटेंशन मिसिंग थी। फ्रॉडुलेंटली का क्या मतलब हुआ कि इंटेंशन टू डिफ्रॉड इज देयर, उसकी फ्रॉड करने की इंटेंशन है। वो क्या होता है आपका कि उसको डिसीव करने की इंटेंशन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंटली। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लोज 10, दैट इज जेंडर। अगर हम आईपीसी में देखें तो मेल और फीमेल दो ही आपके जेंडर मेंशन हुए थे, कि जहाँ पर ही वर्ड है इन आईपीसी और इन बीएनएस, ही इंक्लूड्स शी, जहाँ पर भी ही लिखा है इसका मतलब है शी। सो यहाँ पर क्या है आपका, जहाँ पर प्रोनाउन ही है, इन्होंने बीएनएस में एक चेंज कर दिया डेफिनेशन में, वेदर मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, या फिर वो थर्ड जेंडर है, वो ट्रांसजेंडर है। अब जो ट्रांसजेंडर की अगर हम मीनिंग देखें तो वो हमें याद करने की ज़रूरत है कि ये कौन से सेक्शन, मतलब कहाँ से लिया गया है ये मीनिंग। ये आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है बेयर एक्ट में, कि ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो आया है, वहाँ पर इस ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है। और इस पे एक इम्पोर्टेंट आपका केस लॉ है, दैट इज नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इसमें जो है आपके ट्रांसजेंडर के राइट्स के बारे में बताया था। क्लियर, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर पे जो है राइट्स के बारे में कौन सा केस लॉ बात करता है, वो है आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लोज 11, दैट इज गुड फेथ। गुड फेथ, अब इसका भी मीनिंग से पता लग रहा है कि गुड फेथ मतलब कि अच्छी भावना से, जिसको हम कह सकते हैं सद्भावना से, कुछ भी इल इंटेंशन ना होना। सो नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब ये चीज़ याद रखने की जरूरत है, कई बार वो आपसे ऑप्शन में ड्यू केयर एंड कॉशन कर देते हैं,
वर्ड एग्जैक्ट होना चाहिए आपका ड्यू केयर एंड अटेंशन। आप अगर उन्होंने दिया है ड्यू केयर एंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन दे दिया ड्यू केयर एंड अटेंशन, सो आपको मार्क करना है ड्यू केयर एंड अटेंशन। छोटे छोटे जो आपके सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इनको बहुत ध्यान से विजिलेंटली पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से। सो गुड फेथ क्या है? जो ड्यू केयर, मतलब ड्यू केयर क्या है कि अपनी तरफ से उसने ठीक माइंड अप्लाई किया, ठीक है, या फिर उसने पूरा पूरा ध्यान भी रखा, उसके बावजूद कुछ एक्ट होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? गुड फेथ। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक हमारा सेक्शन है बीएनएस में, आईपीसी में भी, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। एक डॉक्टर था, उसके पास पेशेंट आया। अब उसको पता चल गया डॉक्टर को कि भाई इसके कैंसर है और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मंथ्स तक जिंदा रहेगा, उसके बाद नहीं जी पाएगा। अब उस बेचारे डॉक्टर को लगा कि भाई 7 मंथ्स ही जी सकता है ये मैक्सिमम। अब इसको मैं गुड फेथ में, मतलब उसको गुड फेथ में कि उसने ड्यू केयर भी रखी, अटेंशन भी रखी, मतलब कि उसको ये था कि भाई इसको मैं इसलिए बताया उसने पेशेंट को कि भाई इसके कोई अरमान होंगे कि हाँ मुझे तो फॉरेन ट्रिप करके आना है, वर्ल्ड टूर करना है, तो 7 महीने में अपने सारे अरमान वो पूरे कर लेगा, उसके बाद तो इसको जाना ही है। अब यहाँ पर डॉक्टर का क्या है? गुड फेथ है, या फिर इसके जो भी मतलब ड्रीम्स होंगे ये अपने पूरे कर ले। इन अदर वर्ड्स उसने गुड फेथ में, उसकी कोई इल इंटेंशन नहीं थी, उसको किसी चीज़ की ऐसे नॉलेज नहीं थी, उसने गुड फेथ में जस्ट उसको कम्युनिकेट कर दिया कि भाई तेरे पास सिर्फ 7 मंथ्स हैं, तेरे को जो ज़िंदगी में करना है कर ले। अब वो पर्सन था बेचारा कमज़ोर दिल का, उसने जैसे ही सुना कि मेरे तो कैंसर है और मेरे पास तो सिर्फ 7 मंथ्स हैं, उसने क्या किया कि भाई उसको एकदम से शॉक लगा। शॉक की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया, वो ऑन द स्पॉट ही मर गया। कहाँ तो उसको 7 महीने जीना था, कहाँ वो ऑन द स्पॉट मर गया। अब क्या इस डॉक्टर को लायबल कर दें कि हाँ भाई तूने बताया इसको, अगर तू ना बताता भाई इसको, कई बार होता है, कई बार जो है रिलेटिव्स बोल देते हैं, उसके बच्चे बोल देते हैं किसी पर्सन के कि मेरे, अगर मान लो उनका फादर है, कि फादर को ये बात मत बताना। यहाँ पे देखा गया कि जो कम्युनिकेशन डॉक्टर की साइड से हुई है वो गुड फेथ में हुई है। उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो पर्सन एकदम से ही मर जाएगा। वो तो उसके गुड फेथ में बोल रहा था कि भाई तेरे को जो काम निपटाने हैं अपने निपटा ले, या वो किसी टेंशन में जी रहा था पहले, तो एटलीस्ट उसको ये हो कि भाई मेरे पास तो 7 महीने हैं, इन 7 महीनों में तो मैं जी भर के ज़िंदगी जीऊँगा, इस तरह से। यहाँ पर डॉक्टर का गुड फेथ, वो जो है हमारा जो बीएनएस के सेक्शन आई गेस ये 91 है, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। तो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शंस में इसको डाला गया है कि अगर कोई डॉक्टर गुड फेथ में या कोई पर्सन गुड फेथ में कम्युनिकेशन करता है, उसमें उसको लायबल नहीं किया जाएगा। गुड फेथ का क्या मतलब है कि उस पर्सन के पार्ट पे जो कोई एक्ट कर रहा है, उस पर्सन के पार्ट पे कोई फॉल्ट नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई नॉलेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड गुड फेथ। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 12।
अब क्लॉज 12 किस बारे में बात करता है? गवर्नमेंट के बारे में। अब गवर्नमेंट कौन सी? गवर्नमेंट हमारी दो ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेक्शन 2 के क्लॉज 12 में कौन सी डेफिनेशन दी हुई है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 का क्लॉज 13 दैट इज हार्बर। हार्बर क्या हो गया? इसमें बहुत सारी चीज़ें दे दी, इंक्लूड सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर, या तो उसको शेल्टर दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसको पीने को कुछ दे रहे हैं, उसको धन दे रहे हैं। क्लोथ्स, आर्म्स, आर्म्स का मतलब हो गया कि हथियार, या कुछ उसको एम्यूनिशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज दे रहे हैं कि जिससे उसकी हेल्प हो। मीन्स ऑफ कन्वेंस और असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन्स, या फिर उसकी हेल्प कर रहे हैं। वेयर ऑफ द सेम काइंड एज दोज न्यूमिरेटेड इन दिस क्लॉज और नोट टू इवेड एप्रीहेंशन, जिससे कि वो बच जाए, वो आपका क्या होता है? हार्बर। कहने का इन अदर वर्ड्स एनी काइंड ऑफ हेल्प टू इवेड एप्रीहेंशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई पर्सन है, उसने मर्डर कर रखा है, उसका एक दोस्त है, उसने चंडीगढ़ में मर्डर कर दिया। उसका दोस्त रहता है पंचकुला में। अब वो क्या करता है कि चंडीगढ़ वो कैसे कैसे पुलिस से बच जाता है, हथकड़ी छुड़वा के भाग आता है। भाग के आके वो पंचकुला अपने दोस्त के पास आता है, उसको बताता है कि भाई मेरे से ऐसे ऐसे मर्डर हो गया और तू मेरे को छुपा ले। अब वो उसका दोस्त जो है अपनी दोस्ती के नाते उसको छुपा लेता है। सो वो किस चीज़ में आएगा? हार्बरिंग में। हार्बरिंग का ऑफेंस किया है फिर उसने, ठीक है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 का क्लॉज 14, इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वट एवर illegally caused to any person either in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी, जो कि इलीगल हार्म कोज किया गया है। इलीगल क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लॉज में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात इंजरी का इसेंशियल कि हार्म कैसा होना चाहिए? इलीगल होना चाहिए। हार्म कहाँ पे हो, चाहे वो बॉडी में हो रहा है उसको, या वो उसको माइंड में हो रहा है, उसको मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, या उसकी रेपुटेशन जिसको हम कह सकते हैं डिफेमेशन हो रही है उसकी, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है यानी कि मिसचीफ वगैरह हो रही है। उन केसेस में आपका क्या कहा जाएगा कि इंजरी की डेफिनेशन में ये चीज़ें फॉल करती हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 15 दैट इज इलीगल। इलीगल क्या होता है? इलीगल के इन्होंने हमें 3 क्राइटेरिया बताए हैं। एक तो सिंपल है हमारा, कोई व्यक्ति अगर कोई ऑफेंस करता है, ऑफेंस क्या होता है? ऐसा एक्ट जो लॉ ने पुनिशेबल किया है। सिंपल एक्ट तो देखो हम पूरे दिन में पता नहीं कितने एक्ट करते हैं, लेकिन जो एक्ट लॉ ने पनिशेबल किया है दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। या फिर लॉ ने प्रोहिबिट किया है कोई एक्ट और वो पर्सन वो एक्ट करता है, वो भी क्या कहलाएगा कि उसने इलीगल एक्ट किया है। या फिर विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। सिविल एक्शन के ग्राउंड बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है ए, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहा, तो सो उसने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो उसके पास जो है, जो पर्सन जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर सिविल एक्शन लिया जा सकता है। सो वो भी क्या है? उसका इलीगल एक्ट है। एंड ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू। लीगली बाउंड टू डू क्या माना जाएगा?
वट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, जो भी अगर वो ओमिशन कर रहा है, अगर वो इलीगल है, सो वो क्या कहलाएगा कि वो लीगली बाउंड टू डू था, उस पर्सन की लीगल लाइबिलिटी थी कि उसको वो करना था, लेकिन उसने वो चीज़ ओमिशन कर दिया, ओमिट कर दी, उसने वो चीज़ नहीं की, सो वो क्या कहलाएगा, इलीगल। क्लियर? आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 16 बात करता है जज की। जज कौन है? जज होता है जो ऑफिशियली डेजिग्नेट किया हो एज ए जज, ऑफिशियली उसको जज बनाया हो, या फिर वो इंक्लूड करता है एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है उसमें, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट, जो जजमेंट दे सकता हो, जो जजमेंट डेफिनेटिव होगी, या फिर एक ऐसी जजमेंट जिसके खिलाफ अगर अपील नहीं की तो वो क्या बन जाएगी, डेफिनेटिव बन जाएगी, या फिर एक ऐसी जजमेंट अगर किसी दूसरी अथॉरिटी ने उसको कंफर्म कर दिया, फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट की जजमेंट को हाई कोर्ट ने कंफर्मेशन कर दी, सो वो क्या बन जाएगी, डेफिनेटिव। जो भी पर्सन ऐसी जजमेंट पास करता है और लॉ से एम्पावर्ड है, वो हमारा क्या कहलाएगा, जज। और हु इज वन ऑफ बॉडी और पर्सन्स, और विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, वो हमारा क्या कहलाएगा, जज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिया है इन्होंने, अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। एक ऐसा मैजिस्ट्रेट जो जुडिक्शन में काम कर रहा है, उसके जुडिक्शन में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन, या तो वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है या फिर वो फाइन कर सकता है, विद और विदाउट अपील, चाहे वो विद अपील है चाहे वो विदाउट अपील है, वो आपका क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 17, दैट इज लाइफ। डेथ का क्या मतलब था, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ का क्या मीनिंग है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। डेथ किसकी थी, ह्यूमन बीइंग की, लाइफ किसकी थी, ह्यूमन बीइंग की। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेक्शन 2 का क्लॉज 18 क्या बात करता है, लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या है, एक ऐसा लॉ जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, पूरे इंडिया पे नहीं, पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज लोकल लॉ। सेक्शन 2 का क्लॉज 19, मैन। मैन का क्या मतलब हुआ, जैसे चाइल्ड का मतलब क्या था, 18 साल से नीचे का जो है। मैन का क्या मतलब हुआ, चाहे वो किसी भी एज का है। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। यहाँ पर मैन और वुमेन को अलग किया हुआ है, लेकिन हम जब जेंडर की डेफिनेशन में देखते हैं तो ही इंक्लूड्स शी। अगर मैन में देखें तो मेल ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, वुमेन की अलग डेफिनेशन है। सेक्शन 2 का क्लॉज 20 प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, मंथ एंड ईयर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके अकॉर्डिंग होगा, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होगा। सेक्शन 2 का क्लॉज 21 देखो, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी आपको ये डेफिनेशन टीपीए में भी मिलेगी, आपको ये डेफिनेशन आपकी सीपीसी में भी मिलेगी और आपके बीएनएस में भी दी हुई है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। मूवेबल का क्या मतलब हुआ, जिसको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवेबल।
अब मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड है? लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। लैंड जो है, लैंड को उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते। जो थिंग्स जो अटैच टू द अर्थ है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ से जो अटैच की हुई है, जैसे हम दरवाजे लगाते हैं, जब ये दरवाजे आपकी लैंड में इम्प्लांट हो गए तब वो मूवेबल नहीं रहे। जब आपने ये अलग कर दिए, फिर आप उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, देन इट इज़ कंसिडर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। या फिर कोई चीज़ परमानेंटली फासन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, परमानेंटली फासन कर दी है, परमानेंटली उसको वहाँ पर बांध दिया है, अटैच कर दिया है, वो आपकी क्या कहलाएगी? मूवेबल प्रॉपर्टी। सो आपके आज का जो हमारा लेक्चर है, प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक क्लॉज से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। ओनली हम एक जो हमारा सब सेक्शन है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ मंथ एंड ईयर। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेगा। बाकी मैंने आपको साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बता दिए हैं। एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको आपके साथ ही साथ जो मैंने आपके ये नोट्स शेयर किए हैं डायग्राम फॉर्म में, अगर आप इस फॉर्म में अपने प्रिपरेशन करते हैं, आपको ये लॉन्ग टर्म में फिर याद रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो एक पिक्चर बन जाती है आपके माइंड में। अगर आप मेंस के लिए भी जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चन आप डायग्राम फॉर्म में लिखोगे, राइट डाउन करते हो, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है चेकर पे। उसको वो बोरिंग नहीं लगता, उसको एकदम से सब कुछ ऐसे क्लियर विजिबल होता है, उसको ढूंढनी नहीं पड़ती चीज़ें। सो डायग्राम फॉर्म में प्रिपरेशन करना बहुत बेटर है, उससे आपको इसेंशियल्स याद करने हैं, आप डायग्राम फॉर्म में कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या एक्सक्लूड था, इसमें क्या इंक्लूड था। इस तरह से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई इशू रहता है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ लीगल मंत्रा बाय अनु। इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 2 को जो डेफिनेशंस क्लॉज हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।